मार्शल योद्धा अध्याय एक छोड़ा हुआ बालक अमन गहरा आकाश महाद्वीप यूनहाई शहर अपने कबीले से बाहर निकल जाओ। बेकार चीज। उसने उस युवक की ओर देखा जो जमीन से उठ भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखें घृणा से भर गईं। तेरे जैसे कूड़े को तो अपने बाप की भी परवाह नहीं है। नी कबीले में रहने के लिए तुम्हारे पास क्या चेहरा है? अमन, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं पहले ही मर जाता। बगल में खड़ी खूबसूरत महिला ने अमन की ओर देखा, जो जमीन पर गिर पड़ा था। उसकी आंखों में तिरस्कार और घृणा थी। वह अमन के पिता की दूसरी पत्नी रेखा है। जब अमन की मां ने उसे जन्म दिया तो उसके पिता ने एक रखैल से विवाह किया था जो उसे बहुत पसंद थी। इसके अलावा उन्होंने रोहन जैसे प्रतिभाशाली बेटे को जन्म दिया था, इसलिए वे और भी अधिक पसंदीदा थी। उस समय भले ही अमन की मां कानूनी पत्नी थी, पर वह अभी भी अपनी रखैल से बात करने के अधिकार से बहुत दूर थी। इसके अलावा रेखा अमन की मां को पसंद नहीं करती थी, इसलिए उनका रिश्ता पानी की तरह शांत था। जब वह छोटा था तब से अमन हमेशा अपनी मां से कमतर रहा था। भले ही वह नी कबीले का सबसे बड़ा बेटा था, उसके और उसके सौतेले भाई के बीच जमीन आसमान का अंतर था। इसके अलावा उन दोनों को उसकी दूसरी मां ने परेशान किया था और निर्दयी व्यवहार किया था। जहां तक उसका सवाल है, उसे आज तक परेशान किया जाता रहा। अमन का चेहरा बदसूरत हो गया और उसकी आंखों में दर्द की झलक दिखाई दी। नी कबीले के सभी लोग चुपचाप देखते रहे। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों ने सब कुछ साफ साफ बता दिया। यह अवमानना थी, यह तिरस्कार था। अमन धीरे धीरे जमीन से ऊपर रेंगता हुआ आया। उसके शरीर पर जगह जगह घाव थे और उसके मुंह के कोनों से खून बह रहा था। हालांकि उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं। जब वह मैडम जिया की ओर देख रहा था और दूसरी मां से कह रहा था, मैं अपने पिता से मिलना चाहता हूं, तभी रेखा बोली, आपके पिता आपको नहीं देखना चाहते, इसलिए उन्होंने मुझे आप तक एक संदेश पहुंचाने के लिए कहा है कि उसके पास तुम्हारे जैसा निकम्मा पुत्र नहीं है। वह चाहते हैं कि तुम आज से और अभी से नी कबीले से बाहर निकल जाओ, और आज से वह तुम्हारे और अपने बीच के सारे रिश्ते तोड़ देते हैं। लेडी शियो के शब्दों का उद्देश्य अमन को बताना था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह अमन के निष्कासन के मामले को सार्वजनिक कर रही थीं। अमन ने अपने हाथों को इतनी कसकर जकड़ा कि वे सफेद हो गए। दूसरी मां, यदि आप मुझे कबील से बाहर करना चाहती हैं, तो आपको मेरे पिता से व्यक्तिगत रूप से यह कहने की आवश्यकता होगी कि मैं कुल का सबसे बड़ा पुत्र हूं और कुल का भविष्य हूं। आपके और रोहन के पास ये अधिकार नहीं है अभी। अमन ने उसकी ओर एक नजर भी डाले बिना उदासीनता से कहा। जैसे ही वह नी कबीले के दरवाजे से अंदर जाने वाला था, उसे रोक दिया गया। मैं अभी भी नी कबीले का युवा स्वामी हूं। अगर कोई मुझे रोकने की हिम्मत करता है तो एक तरफ हट जाए। मैं अपने पिता से मिलना चाहता हूं। नी चेन के शब्दों ने नौकर को स्तब्ध कर दिया, जिससे उन्हें राहत महसूस हुई और उन्होंने नी चेन का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही नी चेन ने नी कबीले के प्रवेश द्वार में कदम रखा, उसे अचानक एक शक्तिशाली बल द्वारा बाहर खींच लिया गया और जमीन पर पटक दिया। अमन, पिता ने पहले ही कह दिया था कि वह तुम्हारे साथ सभी संबंध तोड़ देंगे, इसलिए तुम नी कबीले में प्रवेश करने के लिए और भी अयोग्य हो। यदि आप नहीं जानते कि आपके लिए क्या अच्छा है, तो इतने सालों बाद हमारे रिश्ते के बारे में न सोचने के लिए मुझे दोष न दें। बोलते समय रोहन के चेहरे पर मुस्कान देखी जा सकती थी, लेकिन वह मुस्कान उपहास से भरी हुई थी। वह लंबे समय से अमन से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन नी कबीले का सबसे बड़ा बेटा होने के कारण वह ऐसा करने में असमर्थ था। अमन को परिवार से निकाल दिया जाता तो वह इस अवसर को कैसे जाने देता। अमन ने कदम नहीं बढ़ाया, वह बस वहां खड़ा रहा। उसके शरीर में दर्द ने उसे पहले ही सुन्न कर दिया था और वह अतीत के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता था।
जब से वह याद कर सकता था, वह अपनी माँ के साथ एक छोटे से खस्ताहाल आंगन में रहता था। वहां कोई नौकर नहीं था, केवल वे दोनों थे। एक दिन वह अपने पिता के पास यह पूछने गया कि उसकी माँ उसकी वैध पत्नी होने के बावजूद एक जीर्णशीर्ण आंगन में क्यों रहती है। हालांकि दूसरी माँ उसकी उपपत्नी थी, लेकिन वह उसकी माँ से बेहतर जीवन जीती थी, फिर भी बदले में उसे रेखा से मार खानी पड़ी। अंत में रेखा ने उसे जमीन पर पटक दिया। उसकी पहले से ही कमजोर माँ बीमार हो गई और उसे जिया कबीले द्वारा लगातार उपहास और मजाक का सामना करना पड़ा। अंत में एक रात उसकी माँ अवसाद में मर गई। यह सोचकर अमन का दिल बेइंतहा गुस्से से भर गया। उसके सामने खड़े दो आदमी उसकी माँ की मौत के दोषी थे, लेकिन उसके पिता को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। अपनी मां की मृत्यु के अगले दिन ही उसने अपनी पत्नी को अपनी कानूनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यह सोचकर उसका दिल ठंडा हो गया। उनके अनुसार इस परिवार में उनके प्रति कोई भावना नहीं है। जैसे ही अमन ध्यान में लीन हुआ, एक अधेड़ उम्र का आदमी घर के प्रवेश द्वार से बाहर आया। अमन की ओर उदासीन भाव से देखते हुए वह अमन के पिता रेखा थे, जो उनके कुल के कुलपिता थे। अमन ने रेखा की ओर देखा और कुछ नहीं कहा। रेखा ने उदासीनता से कहा कि मेरा परिवार एक बेकार आदमी को नहीं रखेगा, इसलिए मुझे अपनी बाकी बातें कहने की जरूरत नहीं है न? अगर तुम उससे प्यार नहीं करते थे तो तुमने उससे शादी क्यों की? तुमने उसे इतना अपमान क्यों सहने दिया और क्यों उसे इतनी पीड़ा में मरने दिया? अमन की आवाज भी थोड़ी ठंडी हो गई। रेखा से सवाल करते हुए उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था। वह अपनी माँ के बारे में बात कर रहा था। पिछले 17 सालों से तुमने मुझे कभी अपने बेटे की तरह नहीं माना। अगर कोई मुझे तंग करता तो तुम मुझे सबक सिखाते। जब भी मैं किसी को पीटता था, चाहे वह सही हो या गलत, तुम हमेशा मुझे पहले ही पल डांट देते थे। अमन कड़वी मुस्कान के साथ बोला। रेखा ने एक शब्द भी नहीं कहा और चुपचाप अमन की ओर देखा। मैंने यह सब अपनी माँ के लिए किया। जब वह जीवित थी तब भी वह ऐसी इंसान नहीं थी जिसके बारे में तुम अच्छा सोचते हो। यहाँ तक कि जब तुम मर गए तब भी तुम उसके साथ नहीं रहे। हालांकि अभी भी मेरी इच्छा है कि मैं आपके साथ रहूं और एक मानव बच्चे के रूप में अपना कर्तव्य पूरा करूं, क्योंकि उसने कहा कि आंसू अमन के चेहरे पर लुढ़क गए। आपने मुझे 17 साल का जीवन दिया, लेकिन मैं इन 17 वर्षों का उपयोग आपका कर्ज चुकाने में करूंगा। बाकी की जिंदगी में तुम्हारा और मेरा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रहेगा और उसके बाद हम सारे रिश्ते तोड़ देंगे। मुझे मेरी माँ की राख दे दो और मैं तुरंत अपना खानदान छोड़ दूंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। अमन ने हल्के से कहा। उसका दिल दुख रहा था। बेशक दुख रहा था। हालांकि उसे थोड़ा आराम भी महसूस हुआ। हालांकि उसने अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी नहीं की, लेकिन उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। उसका विवेक साफ था। अगर उसे अंडरवर्ल्ड में अपनी माँ से फिर से मिल जाना पड़े तो भी उसे कोई परेशानी नहीं होगी। यह सोचते ही अमन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वहां कोई कड़वाहट नहीं थी, कोई दुख नहीं था, केवल राहत थी। उसे अभूतपूर्व शांति का एहसास हुआ। मीरा की राख उसे दे दो, मानव ने नरम स्वर में कहा। मानव को अपनी मृत पत्नी मीरा के प्रति ज्यादा भावना नहीं थी और यह उसके अपने जैविक बेटे के लिए भी वैसा ही था। रोहन अंदर आया और थोड़ी देर बाद उसने एक लकड़ी का बक्सा निकाला। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन उसकी आंखों में अंधेरा था। जैसे ही अमन अपनी माँ की अस्थियां लेने वाला था, रोहन का हाथ अचानक कांप उठा और अस्थियां जमीन पर गिर गई। मुझे सचमुच बहुत खेद है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, रोहन ने बेचैनी से कहा, लेकिन सभी सुन सकते थे कि उसकी आवाज में कोई माफी नहीं थी, केवल उपहास था। अमन का चेहरा तुरंत बदल गया।
वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और जमीन पर बिखरी राख को इकट्ठा करने की कोशिश करने लगा, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो आसमान उसके खिलाफ जा रहा हो। राख हवा से उड़ गई और अमन ने उसे पकड़ने की कितनी भी कोशिश की, सब व्यर्थ गया। उसकी माँ को उसके पूरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कहा जा सकता है, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उसकी माँ न हो। भले ही वह पहले ही मर चुकी हो, अमन के दिल में कोई भी उससे आगे नहीं निकल सका। मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसकी माँ की राख गायब हो गई थी। उसे इस बात से नफरत थी कि वह रोहन को 1000 टुकड़ों में नहीं काट सकता था। फिर उसने हाथ बढ़ाया और रोहन की गर्दन को जोर से पकड़ा। उसकी माँ की राख गायब हो गई थी। उसके पास बस एक आखिरी विश्वास था, वह रोहन को मार देगा। उसे मार डालो। रोहन का चेहरा लाल हो गया। मुक्का मारने के बाद अमन कुछ कदम पीछे हट गया। रोहन ने एक सांस ली और तुरंत अमन पर मुक्का और लात बरसा दी। तू अभी भी मुझे मारना चाहता है? मर जा। वह रोहन के विरुद्ध कैसे मुकाबला कर सकता था, जो कि क्यों निर्माण चरण के 5वें स्तर पर था। वह कुछ समय के लिए जवाबी कार्रवाई करने में असमर्थ था, लेकिन फिर भी उसने रोहन के खिलाफ लड़ाई जारी रखी, भले ही इसका मतलब उसकी मौत हो। जिस व्यक्ति ने मेरी माँ को नुकसान पहुंचाया वह अक्षमय था। रेखा ने उन दोनों की ओर देखा और उसकी नजरें हल्की सी हिल गईं। उसने अमन की ओर देखा, जो रोहन से मेल नहीं खाता था, और अंत में धीरे से कहा, रोहन, उसे जाने दो। रोहन ने अमन की ओर तेजी से थूका और फिर और थूकने की इच्छा करते हुए वापस चला गया। उसकी आवाज थोड़ी कर्कश थी, मेरे कबीले के लोगों, यह बात मुझे जीवन भर याद रहेगी। जब तक मैं मर नहीं जाता, मैं अवश्य वापस आऊंगा। मैं तुमसे यह कर्ज अवश्य चुकाऊंगा। उसके बाद उसकी नजर रोहन पर पड़ी और उसने ठंडे स्वर में कहा, रोहन, भविष्य में मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। मैं तुम्हारे खून का उपयोग उस अपमान को धोने के लिए करूंगा जो तुमने मुझ पर और मेरी माँ पर किया है। इतना कहकर अमन अपनी माँ की अस्थियों का डिब्बा हाथ में लेकर लड़खड़ाता हुआ चला गया, जबकि रोहन बस उस पर हंस रहा था। एक कचरा किसी कबीले के लिए खतरा कैसे बन सकता है? उसे क्यों मारा जाए? उसे डर था कि अब ज्यादा समय नहीं रह गया है जब वह सड़क पर बुरी तरह मर जाएगा। रेखा ने कुछ नहीं कहा और वह पलटकर चला गया। उसके पीछे लेडी जिया और रोहन भी थे। अमन ने कबीले को छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी माँ की अस्थियों को एक शांत स्थान पर दफना दिया। माँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि अमन बेकार है। वह आपकी राख की भी रक्षा नहीं कर सकता। नीचेन ने आंखों में आंसू भरकर भारी दंडवत प्रणाम किया। धीरे धीरे उसके माथे से खून बहने लगा। अपनी माँ की कब्र को देखते हुए एक आदमी की आंखें लाल हो गईं। 10 वर्षों से अधिक समय से उनके हृदय में जो भावनाएं दबी हुई थीं, वे अंततः इस क्षण प्रकट हो गईं। आखिरकार एक 16 साल की लड़की के लिए अब तक यह सब सहना आसान नहीं था। अमन मेरी कब्र के सामने घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। अपने दिल की शिकायत और उस अपमान को व्यक्त किया जो पिछले दर्जन वर्षों से मेरे परिवार ने उसे और उसकी माँ को दिया था। अमन पूरे 2 घंटे रोता रहा। अपनी भावनाओं को बाहर निकालने के बाद अमन ने खुद पर नियंत्रण नहीं खोया। इसके बजाय उसने अपना संयम वापस पा लिया। माँ, आज से मैं आपका उपनाम प्रयोग करूंगा। मेरा नाम जियाओ अमन है और निकलान अब इस दुनिया में नहीं है। ज्यो अमन की आंखें संकल्प से भर गईं, मैं नी कबीले को कीमत चुकाऊंगा।